नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। पहले चरण के मुकाबले के लिए मैदान तैयार हो चुका है। गठबंधन के रथ पर सवार नामांकन के बाद योद्धा भी आमने सामने आ गए हैं और अब बारी है जनता के बीच जाकर उन्हें अपने साथ लाने की। और इसके लिए जरूरत होगी उन्हें रिझाने की, रूठों को मनाने की, भरोसा दिलाने की, ट्रैक रिकॉर्ड दिखाने की और सामने वालों की खामियां गिनाने की। यानी चुनाव के लिए नेता तैयार हैं, अब जनता पर दारोमदार है। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि जीत को कौन कितना तैयार है, पर पहले आपको दिखाते हैं चल क्या रहा है। नीतीश से चिराग की मुलाकात, एनडीए के बड़े नेता रहे साथ। चार सीटों पर नामांकन, 40 पर जीत का दावा। एकदम मजबूती से पूरा एनडीए लड़ रहा है और पूर्ण रूप से बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने का काम कर। देश में मोदी की लहर, मुकाबले में कोई नहीं। और ये सिर्फ बिहार का माहौल नहीं, देश में भी 400 पार का जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको हम लोग सरलता से पार कर लेंगे। एनडीए की रणनीति तय, सब पर भारी मोदी का चेहरा। अरे कुछ भी बन जाए, जनता के बीच उनकी बात नहीं बनने वाली है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अपनी पार्टी की तारीफ, कांग्रेस आरजेडी पर वार। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों की जामात विश्वास खो चुका है, नीयत में खोट है, इसलिए वो सफल नहीं हो रहे हैं। चुनाव के लिए नेता तैयार, अब जनता पर दारोमदार। तो 24 के चुनाव के लिए पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव होना है और उनमें से बिहार की 4 सीटें भी शामिल है। और इन चारों सीटों पर नामांकन का तारीख खत्म होने के बाद अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि किस खेमे से कौन सा योद्धा चुनावी मैदान में आमने सामने के मुकाबले में होगा। वैसे तो इन 4 सीटों पर मुकाबला आमने सामने का ही है, कहीं कहीं कुछ प्रत्याशी स्थानीय प्रभाव से मुकाबले को दिलचस्प भी बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जो आमने सामने का मुकाबला है उन पर अब ये दबाव है कि जनता की बड़ी भीड़ अपने साथ कैसे जोड़ सकें। तो कैसे ये काम कर पाएंगे, सवाल हम पूछेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूजा सिंह हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण कुमार हैं। तो अरुण जी, आपसे शुरू करते हैं। अब 4 सीटों पर योद्धा मैदान में उतर चुके हैं, विरोधी खेमे को परास्त करना है और इसके लिए अपने साथ जनता की बड़ी फौज जुटानी है, तो कैसे हो पाएगा ये काम? देखिए दीपक जी, जनता तो पहले से ही तैयार बैठी है। जनता को तो उस पल का पहले से ही इंतजार है। मताधिकार का प्रयोग करें और जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है उस हथियार का इस्तेमाल करें और जो देश में बैठी है जन विरोधी सरकार उसे उखाड़ फेंकें। पूरे देश में मोदी जी के खिलाफ एक गजब सा आक्रोश है। स्वतः स्फूर्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरे देश में लहर है और खास करके बिहार की बात करेंगे तो बिहार तो तेजस्वीमय है, तेजस्वी लहर है। चूंकि आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में जो कर दिखाया महागठबंधन की सरकार में, चाहे 5 लाख नौकरी देने की बात करें, 2 लाख सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में 2,17,000 नियुक्तियां, चाहे जाति जनगणना कराने की बात करें, चाहे 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की बात करें, चाहे मानदेय दोगुना करने की बात करें, चाहे 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात करें, तो हमने जो एक मॉडल पेश किया है, हमारे नेता ने जो नजीर पेश किया है, कायल है बिहार की जनता। और बिहार की जनता के साथ साथ पूरे देश की जनता को अब
नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास तो रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ जुमलाबाजी करने का काम किया, सिर्फ भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे के सहारे जनता को बरगलाने का काम किया। 2014 में जो संकल्प किया था जनता के साथ, वो पूरा नहीं किया। चाहे आप 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी की बात करें, 20 करोड़ नौकरी होता है, जनता हिसाब मांग रही है, ये हिसाब देने से भाग रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री। इन्होंने कहा अरुण जी, हम भागने नहीं देंगे, हम हिसाब लेने के लिए यहाँ पार्टी का पक्ष रखने के लिए लोगों को बुलाए हैं। एक बार पूनम सिंह जी के पास चलते हैं। पूनम जी, पहले तो 2 बातें अरुण जी की, तेजस्वी लहर है और जनता जो जुमलेबाजी वाले नारे हैं, भावनात्मक नारे हैं, उनके भरोसे आपके साथ नहीं होंगे। जवाब भी दीजिए और अपनी बात भी रखिए। दीपक जी, ये आरजेडी के प्रवक्ता बिहार के जनता के चाह रहे हैं कि हम लोग गुमराह कर दें, तो बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। बिहार की जनता ने उनको 2 बार उनके नेता को सत्ता देने का काम किया था और भली भांति उनके नेता से परिचित भी हुई बिहार की जनता ने, और उनके कार्यकाल में देखा लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल जो थे, किस तरह से बिहार में आतंक फैल गया था, किस तरह से अपहरण हो रहे थे, किस तरह से नरसंहार हो रहे थे, रोड जो था जंगल। मुद्दे की बातें करेंगे नहीं, आप सुनिए तो, आप 20 मिनट बोलिए, आप पहले आप सुना कीजिए। बिल्कुल अरुण जी, शुरुआती प्रतिक्रिया हम बिना रोक टोक के ले लेते हैं, पर्याप्त समय आपको फिर हम देंगे। जी पूनम जी। जी, और रही बात एनडीए की, तो एनडीए की सरकार में 50% पंचायतों में आरक्षण किसी ने देने का काम किया तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में हुई है। और रहे शिक्षकों की ये बात करें, शिक्षक की बहाली की, शिक्षकों की लड़ाई किसी ने लड़ने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके शासनकाल में हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता ने लाठियां भी खाई। आपने देखा होगा किस तरह से सिग्रीवाल जी के सर भी फूटे हुए थे, वो पूरे बिहार के लोग ने देखा है आपके चैनल के माध्यम से, तो ये छुपाने वाली बात नहीं है। रही तेजस्वी जी की लोकप्रियता की, तेजस्वी जी 17 महीने आप गद्दी पे बैठे तो आपको बिहार की जनता की याद नहीं आई, जब आपसे सत्ता छीन जाती है तो आप बिहार के जनता के बीच जाते हैं। तो ये कहाँ का आपका न्याय है, हमको समझ भी नहीं आता। ये बिहार की जनता बखूबी आपको समझाने का काम करेगी। आप जिस तरह से जुमलेबाजी की बात करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपना 14 से जो अभी हमारे 24 का चुनाव होने वाला 10 साल जो काम किए हैं, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। यदि देश की बात करते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और इसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। अनुच्छेद 370 हटाने का काम किसी ने किया है तो ये एनडीए की सरकार में ही हुई है। यही विपक्ष के लोग बैठ करके बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएगी 370 हटेगा, तो 3 तलाक हटाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। राम मंदिर का निर्माण कराने का काम किया तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ है। ये लोग कहते हैं कि काम नहीं किए, आपको चश्मा लगाने की जरूरत है, नहीं दिखती है तो बिहार की जनता और देश की जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अरुण जी को क्या दिखता है ये फिर उनके पास पहुंचेंगे तब जानेंगे। फिलहाल पूजा जी के पास चलते हैं। पूजा जी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और पहले चरण के चुनाव में पार्टी प्रमुख जीतन राम मांझी मैदान में हैं, तो उनके साथ जनता कितना जुड़ पाएगी, किस आधार पर जुड़ पाएगी, ये जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप जानते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को किसी को भी बताने की जरूरत नहीं कि वो क्या हैं। वो दलितों और गरीबों के मसीहा माने जाते हैं और वो सिर्फ गया में ही नहीं बल्कि पूरी बिहार के वो मसीहा हैं और पूरी बिहार की जनता उनको चाहती है। गया की तो बात ही छोड़ दीजिए और बाकी बात एनडीए के साथ मिलकर के हम लोग 40 सीट पर जीतने के बाद 400 तक जाएंगे। और ये नहीं है बताने की कि वो क्या काम नहीं किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक काम को करते आए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कि 3 तलाक, जब 3 तलाक की बात थी तो तब उनकी नींद क्यों नहीं खुली जब आरजेडी की। और आज हम ये देखते हैं कि यूसीसी जैसे नियम कानून बहुत सारे हुए, यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं
महिलाओं को लेकर के जो आयुष्मान कार्ड और पता नहीं कितने सारे जो अभी आए हैं, तो उसको देखते हुए मतलब उन्होंने जो एनडीए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो किसी कहने की जरूरत नहीं है। उसको भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक लोहा मानती है। तो यहाँ पे कहीं भी इफ और बट की बात नहीं है कि हमें हमारी जनता जो है कि हमें कितना चाहती है। जनता हमें पूरी चाहती है और इतना चाहती है कि हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बाकी बात अगर कोई कहते हैं जुमलेबाजी, तो जुमलेबाजी वही कहते हैं जो जुमलेबाजी करते हैं। तो उनको करने की आदत है, क्योंकि जब उनकी सत्ता थी तब तो उन्हें कहीं कोई बिहार वासी नजर नहीं आए, कोई गरीब नजर नहीं आए, ना उनके कोई शिक्षक नजर आए। यहाँ तक कि देखा गया है जब शिक्षकों की बात, नौकरियों की बात करते हैं, तो जब नौकरी की बात आपने नौकरी दी तो फिर छात्रों को मार खाने की भी जरूरत पड़ी थी। तो क्यों पड़ी थी? तो ये सब झूठ जो है कि आप बता रहे हैं अगर जनता को, तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता आपको अच्छे तरीके से जान रही है। तभी आपके अलग होने के बावजूद भी कहीं कुछ जनता नहीं बोल पाई। अगर कहीं ना कहीं अगर आपको जनता प्यार करती तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आवाज उठती, मगर कहीं कोई आवाज नहीं है। और आज एनडीए को देख करके पूरी बिहार की जनता बहुत खुश है। चलिए, तो अरुण जी से जान लेते हैं। अरुण जी, आप बिहार की बात कर रहे थे, ये कह रही हैं कि एनडीए सरकार के कामकाज का बखान तो देश और दुनिया में भी हो रहा है, उसका असर बिहार में क्यों नहीं दिखेगा? बिल्कुल दीपक जी, देश और दुनिया तो देख ही रही है। और हमारे महिला नेत्री जो बोल रही थी, 14 के पहले तो 350 रुपया में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदती थी। वहीं आज जो है 14 के बाद मोदी जी का सरकार है, 11 से 1200 रुपया में गैस सिलेंडर खरीदते हैं। 14 के पहले जो है मतलब 47 लाख करोड़ रुपया कर्ज था भारत पे। और अभी कितना है दीपक जी? 205 करोड़ रुपया। यही तो दिख रहा है। 14 के पहले यूपीए की जब सरकार थी तो आटा पे, दूध पे, पनीर पे, कपड़ा पे, जो भी सारी वस्तुएं खाने पीने वाली थी उस पर टैक्स नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता था। और इनकी सरकार में जीएसटी लगता है। यहाँ तक कि मरने के बाद जो कफन नसीब होता है उस कफन पे भी ये जीएसटी लेते हैं। तो ये इसकी सरकार की खूबसूरती है, दिख रही है। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, चारों तरफ हाहाकार। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार, नग्न घुमाया गया कि क्या क्या अत्याचार हुआ। आपने देखा बीएचयू के छात्राओं के साथ किस तरह से बलात्कार करने का काम किया, यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक महिला खिलाड़ी के साथ किस तरीके से व्यवहार किया, उसके साथ किस तरह से अत्याचार हुआ। लेकिन ये सारे लोग चुप्पी साधे रहे, मौन साधे रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री बोल रही थी, शिक्षकों की बात कर रहे थे। ये देखिए, होली ऐसा त्योहार, ये लोग बात बात पर सनातनी धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। लेकिन होली ऐसे त्योहार में भी इनकी सरकार ने छुट्टी शिक्षकों को नहीं देने का काम किया। दर्जनों शिक्षक होली के जैसे महत्वपूर्ण त्योहार में स्कूल जाने के क्रम में घायल हुए, आग गंवाना पड़ा। तो ये है इनकी सरकार। तो कहना नहीं है, बिहार की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को समझ चुकी है और अब इनके लोक लुभावने वादे में पड़ने वाली नहीं है। और बिहार में 40 आरजेडी प्रवक्ता अरुण जी कह रहे हैं कि इनके लोक लुभावनी बातों में जनता नहीं आने वाली है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी से जानते हैं कि जो आरोप आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों का क्या जवाब देंगी पूनम जी? दीपक जी, आरजेडी के प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि आप जिस तरह से जातीय समीकरण का आप बात किए थे कि जातीय सर्वे जो हुआ आपके द्वारा हुआ, तो ये गलत है। क्योंकि जातीय जो सर्वे हुआ था उस समय एनडीए साथ में थी और इसका समर्थन हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया था और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मिला भी गया था। तो जातीय समीकरण में आप कह रहे श्रेय लेना चाह रहे, तो ये 100% आप गलत हैं। ये माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार में ये सारा चीज प्रक्रियाएं हो गई थी। और दूसरी रही बात, आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं। 2012 में आपकी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहे थे।
आप बताने का काम करें कि 1200 रुपए में जब 2012 में सिलेंडर मिल रही थी तो आज तो 2024 है, एकदम हम लोग 12 साल की अंतर पर हैं। लेकिन आप इसको स्वीकार नहीं कीजिएगा, आप लोग सिर्फ जुमलेबाजी की बात करते हैं। आप सुनिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप सुनिए, अरुण जी सुनने की क्षमता है। 2012 में 1200 रुपया सिलेंडर बिक रहा था, जो आपकी आप बताइए ना, सरकार थी राजस्थान में, किस तरह से महिलाओं को नंगे घुमाने का काम किया गया। मणिपुर की मैं आपको सफाई देना चाहती हूँ, मणिपुर की बात आप लोगों ने संसद में रखने का काम किया था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। आपके नेता एनडीए गठबंधन के नेता संसद छोड़कर भाग गए थे, आप स्वीकार नहीं कर सकते। बंगाल में महिलाओं को कितना आप लोग सम्मान देने का काम किए हैं, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और दुनिया ने देखा है, आप लोग तो सिर्फ अपमान करने का। और एक बात और मैं बता दूं, जो आपने बनारस की बात की है, बनारस में जो भी हमारे नेता थे, यदि उन्होंने गलत किया था तो उनको सजा हुई है, लेकिन आपकी सरकार में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होती है, उसको आप लोग बचाते हैं। आप लालू जी पर कितना आप लोग कहते हैं कि नहीं ये सीबीआई ईडी का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, जबकि ये काम कांग्रेस की सरकार में हुई थी। लालू जी रेल मंत्री उस समय थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आप बताने का काम करें कि 14 साल के उम्र में जवाब दीजिए ना, मुद्दे की बात करिए ना, आप सुने नहीं, क्या करें। आप यही तो गलती, आप लोग सुनते कम है, आप सिर्फ अपनी बोलते हैं, सुनते कम है। और G20 में आपने देखा कि किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया का दिखाने का काम किया कि G20 को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और गर्व से पूरे भारत का नाम ऊंचा हुआ। आज मान सम्मान के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी की पूरी दुनिया सलाम करती है और एक पूरे देश में फर्स्ट नंबर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी लोकप्रिय हुए। आपकी भी 40 साल केंद्र में एनडीए की सरकार रही थी। अब बताने का काम करके सब डरते थे। जो आप सर्जिकल स्ट्राइक हमारे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, उसमें भी आप लोग आरोप लगाने का काम किए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा और कहा कि नहीं, यदि कोई ऐसा कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही है जो सेनाओं को मुंहतोड़ दे। चलिए एक जवाब अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी, कार्रवाई करने का काम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, ये ऐसा कहीं संभव है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुई है। अरुण जी एक जवाब छोटा सा आपसे। देखिए दीपक जी, देश की जनता बार बार सवाल कर रही है और देश के विपक्ष में तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी पर कोई जवाब नहीं, महंगाई पर कोई जवाब नहीं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। आपने देखा दिल्ली के बॉर्डर पर अपने मांगों को लेकर पिछले साल 750 किसानों ने जान गंवा दी, शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवारों का आंसू पोंछने का इन्होंने काम नहीं किया। तो चारों तरफ पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए तो 2024 का जो चुनाव जनता लड़ रही है और मुद्दा बनाम मोदी के बीच है। अब देख रहे हैं 10 साल के दौरान किस तरीके से सारे जो सरकारी एजेंसियों का किस तरीके से दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं और किस तरीके से लोकतंत्र को, संविधान को लहूलुहान किया जा रहा है। तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से भयभीत है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ देख रहे हैं किस तरीके से भयभीत है विपक्षियों से। सबको ये चाहते हैं हम जेल में बंद कर दें और मुक्त सारे विपक्ष जेल में हो, उसके बाद हम चुनाव लड़ें। और तो ये क्या है, बौखलाहट है। लेकिन देश की जनता सारी चीज को समझ रही है और इस बार देश की जनता इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। आप देखिएगा इस चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए, आप सुपड़ा साफ का दावा कर रहे हैं, पूजा जी आप क्या कहेंगी? देखिए, ये जो महंगाई का ढोल जो बजा रहे हैं और उसको सोच रहे हैं अफवाह फैला करके जनता को हम बेवकूफ़ बना देंगे, मूर्ख बना देंगे, तो आप जो सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि माननीय मोदी जी जो हैं उज्ज्वला योजना चलाए और उसके तहत कितने घर में वो मुफ्त सिलेंडर बांट रहे हैं। दूसरी बात, जिस महंगाई की आप बात करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उस महंगाई के तौर पे अगर आपकी ही बात कही जाए तो जो गरीब बीमारियों से मर जाते थे, वो दवा तक नहीं खरीद पाते थे, अपनी इलाज तक नहीं करवा पाते थे, आज वही नरेंद्र मोदी जी के कारण आयुष्मान कार्ड आने पे लोग अपना मुफ्त इलाज करवा पाते हैं। यहाँ तक कि
कोई आम बीमारियों का नहीं बल्कि 5 लाख तक का उनको मिलता है और उस योजना से वो ठीक होते हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप सिर्फ जो है कि घुमा रहे हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई। तो ये महंगाई दिन ब दिन पहले भी बढ़ती आई थी, तो आपके ध्यान उस वक्त क्यों नहीं गई? आपको तो मेन है कि चारा खाने से फुर्सत ही नहीं मिला, और आज आप दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ईडी की छापेमारी हो रही है सबको जेल भेजने के। तो अगर आप चारा शायद नहीं खाते तो आप ईडी का कोई छापेमारी ना होता। हम कहना चाहते हैं कि इतने ही कम उम्र में आखिर तेजस्वी यादव जी इतने अमीर कैसे हो गए? और एक नहीं केस बल्कि 11 से 12 केस फाइल है, उसके बावजूद जो है आप जो है कि कहीं भी इस्तीफा देने से कतराते हैं। ठीक है, आप फर्क की बात करते हैं तो सुनिए फर्क। हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी भी 2005 में मंत्री थे और उन पर एक छोटी सी केस लगी थी, उस वक्त आपने मिनट नहीं लगा और उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए किसने फर्क साझा? आप तो जातिवादी करते हैं, गरीब विरोधी करते हैं, आप दूसरे से क्या सवाल का जवाब मांगना चाहेंगे? आप जो महंगाई का ढोल गा रहे हैं ना, मत गाइए। अगर आपको इसकी फिक्र होती ना तो याद कीजिए जिस दिन आप महिलाओं को पीट रहे थे अपने गेट के दरवाजे पे सिक्कर से लोगों को बांध रखा था, जनता नहीं मंदिर गए थे तो मंदिर को धुलवाने का काम किया गया। बिहार ये भी पता होना महिलाओं के साथ जब रेप हुआ था, आप उस टाइम कहाँ थे? आप तो वहां तक जाने की बात तक नहीं किए। लेकिन जब मणिपुर की बात आप करते हैं तो मणिपुर में जब घटनाएं घटी तो वो घटनाएं जानबूझ करके नहीं घटी थी, मगर उस पर इतना एक्शन लिया गया कि जितने फोर्स थे वो सारे के सारे लगाए गए। मगर जहां भी बिहार में घटनाएं घटी थी उस वक्त आपके सरकार में, तब आप कहाँ थे? आप तो नजर तक नहीं आते थे। जब बिहार को कमेंट किया गया था, आपको याद होगा, तो तेजस्वी यादव जी एक बार भी जवाब देने के लिए बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले ये बताइए? तो आप ये ढोल अब इलेक्शन के टाइम में मत गाइए, मत बोलिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि जनता जान रही है। जनता को जगाने की और बताने की जरूरत नहीं है। आपने इतना ना चारा खा लिया है ना कि जनता को बताने और समझने की जरूरत ही नहीं है, तो आप भूल जाइए। अरुण जी, चलते चलते एक छोटी सी आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे। सिर्फ आरोपों की बौछार होगी या उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी? दीपक जी, हमसे सवाल? जी देखिए, वही तो हमारा तो बार बार यही सवाल है, विपक्ष का यही सवाल है, जनता पूछ रही है। आप भाई बताओ, 17 साल से बिहार में आप सरकार में हो, एनडीए की सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार, और पिछले लोकसभा चुनाव में 39 MP एनडीए को बिहार की जनता ने देने का काम किया। फिर भी बिहार का क्यों नहीं विकास हुआ? फिर एक क्यों नहीं सुई का फैक्ट्री खुल पाया? फिर भी क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? तो बहुत सारे सवाल हैं। तो आरोपों की लंबी फहरिस्त है, उपलब्धियों की भी उतनी ही अपने अपने खेमों में। फिलहाल समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, पूनम सिंह जी और पूजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बात यह है कि चुनाव के समय एक दूसरे पर दोषारोपण कर क्या जनता को लुभाया जा सकता है, या फिर अपनी उपलब्धियां, अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाकर जनता को लुभाना आसान होगा। ये तो अब चुनावी मैदान में प्रचार के लिए जब पक्ष और विपक्ष के नेता आमने सामने होंगे तब देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।